आज आयोजित होगा वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। 100 छात्र एक साथ करेंगे शबद कीर्तन। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कर रहा है आयोजन। गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के 500 छात्र मार्च पास्ट करेंगे। तो देश भर में वीर बाल दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी वीर बाल दिवस मनाने की तैयारी में लगी है। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस मौके पर गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के 100 छात्र एक साथ शबद कीर्तन करेंगे। इसके साथ ही गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के 500 छात्र मार्च पास्ट करेंगे और देश की राजधानी क्षेत्र से 4000 से अधिक छात्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मंत्रिमंडल को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर कवायद तेज हो गई है। भगवान के भजन में लगे हैं विधायक। आज से विधायकों को कॉल जाना शुरू हो जाएगा और मंत्रिमंडल में अधिक नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है। एमपी की तर्ज पर भी हो सकता है विस्तार। कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्री बनने की कतार में खड़े विधायकों की सांसें बढ़ रही हैं और राजभवन में मंत्रिमंडल शपथ की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो भगवान के भजन में लगे हुए हैं विधायक और मंत्रिमंडल को लेकर कवायद जो है वो तेज हो गई है। आज विधायकों को कॉल जाने शुरू हो जाएंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा। मध्य प्रदेश की तर्ज पर विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का, ऐसे कयास लगाए जा रही हैं। मंत्री बनने की कतार में खड़े विधायकों की सांसें इस वक्त बढ़ती नजर आ रही हैं। राजभवन में मंत्रिमंडल शपथ की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज से विधायकों को कॉल जाने शुरू हो जाएंगे, ऐसी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और इस बार किन किन लोगों को जगह मिलती है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अधिक से अधिक नए लोगों को जिम्मेदारी मिल सकती है। क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही सरकार अपने कामकाज को आगे बढ़ाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको देंगे। श्रीकरणपुर दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल। सीएम का हेलीकॉप्टर दोपहर 1:10 पर पहुंचेगा श्रीकरणपुर। दोपहर 1:35 पर सभा को संबोधित करेंगे। श्रीकरणपुर सिंह सभा गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। मुख्यमंत्री वीर शहीद साहिबजादों को मुख्यमंत्री नमन करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह के समर्थन में सभा करेंगे। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वीर शहीद बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह के समर्थन में सभा करेंगे। सीएम दोपहर 1:10 पर पहुंचेंगे श्रीकरणपुर। दोपहर 1:35 में सभा को संबोधित करेंगे। संवाददाता अशोक फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, आज मुख्यमंत्री भजनलाल श्रीकरणपुर दौरे पर रहेंगे, क्या कार्यक्रम? हाँ देखिए, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। और चूंकि आज ही के दिन बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत भी हुई थी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विश्व बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो जनसभा को संबोधित करने से पहले वे करणपुर के सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचेंगे और वहां उन दोनों वीर साहिबजादों की शहादत को नमन करेंगे। क्योंकि 5 जनवरी को करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। पिछले 2 दिनों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की तैयारी में लगे हुए थे। तो आज अब दोपहर तकरीबन 1 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का श्रीकरणपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। जी
ठीक है अशोक, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि कल और 2 दिन के दौरे पर सीपी जोशी थे, आज सीएम आ रहे हैं। ऐसे में क्या रहेगा, मुख्य फोकस किन विषयों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तो खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार श्रीकरणपुर पहुंच रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बन चुकी है, तो साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस रहेगा वो फोकस इसी बात पर रहेगा कि वो श्रीकरणपुर विधानसभा के लगभग 2.5 लाख मतदाताओं को ये कन्विंस करे कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बने जाने के बाद में वे भाजपा के प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में पहुंचाए, ताकि वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा सके। और सत्ता के पक्ष में यदि ये मैंडेट जाता है तो श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। हालांकि दूसरी ओर श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है और सिंपैथी लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में जहां एक और सत्ता पक्ष के विधायक को मैंडेट दिलाने का प्रयास भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, तो दूसरी ओर सहानुभूति के नाम पर कांग्रेस प्रत्याशी भी पूरा दमखम इस चुनाव में लगा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के लिए, खासतौर से भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी प्रत्याशी भी पूरी तरह से लगे हुए हैं, प्रतिपाल चंद्र संधू। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अभी ये चुनाव नाक का सवाल बन चुका है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता में आते ही नवनिर्वाचित सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में हैं, लगातार कर रहे निरीक्षण और कई कड़े फैसले लेने के साथ ही सीएम भजनलाल ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्न प्रोग्राम को 31 दिसंबर से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इस कार्यक्रम की अवधि 31 दिसंबर तक ही थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत असल में बीजेपी के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समय की गई थी, जिसे युवा विकास प्रेरक नाम दिया गया था। वहीं इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तो यह आदेश जारी कर दिया गया है। युवा मित्र योजना के तहत कार्यरत हमारे बुद्धिजीवी युवा प्रदेश और देश की उन्नति में योगदान प्रदान कर रहे थे और निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त हो रहा था और उनको एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। और इस योजना के तहत हजारों युवा जो आज रोजगार पा रहे थे, काम पा रहे थे, उनको बेरोजगार करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को बंद करने का निर्णय लेकर किया है। यह निश्चित रूप से न सिर्फ निंदनीय है बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात और खिलवाड़ भी है। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप परियोजना को बंद करके राजस्थान की भाजपा सरकार ने जब 45 साल के अंदर बेरोजगारी चरम पे पहुंचाने का काम केंद्र की सरकार के नेतृत्व में किया गया, उस समय युवाओं की इस इंटर्नशिप योजना पे प्रहार करके उन्होंने प्रदेश के युवाओं पे कठोराघात किया है। ये युवा मित्र राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को राजस्थान के जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे। इंटर्नशिप के माध्यम से ये कुशल युवा जो इस प्रदेश के निर्माण में भूमिका का निर्वहन करते थे, लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाते थे। आज उस योजनाओं को बंद करके उन्होंने फिर इसे एक केंद्रित करने का काम किया है। वहीं राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद होने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे करीब 5000 युवाओं की सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं है। ये युवा सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक है और सरकार की काफी मदद कर रहे हैं और नई सरकार को इस योजना के नाम से परेशानी थी तो राजीव गांधी सेवा केंद्रों की भांति नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर सकती थी। जबकि प्रदेशवासी जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में बीजेपी सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर लगाए गए पंचायत सहायकों को हमारी सरकार ने स्थायी कर उनका वेतन बढ़ाया था। ऐसे ही सकारात्मक सोच से नई सरकार को भी राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए। तो राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप जो कार्यक्रम था उसे बंद कर दिया गया है, सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 5000 युवाओं की सेवाएं समाप्त करना ठीक नहीं। आपको बता दें ये सीएम
पूर्व सीएम की तरफ से कहा गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नाम बदल देते लेकिन इसको बंद नहीं करना चाहिए था। पिछले कार्यकाल में बीजेपी सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर लगाए गए पंचायत सहायकों को हमारी सरकार ने स्थायी किया, ये पूर्व सीएम का कहना था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के अजय राजपुरा में पहुंचे थे और जहां सुशासन दिवस के रूप में मनाए जा रहे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर जनप्रतिनिधियों के साथ कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई और इसके साथ ही सीएम ने एक बड़ा ऐलान भी किया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा। जयपुर के अजय राजपुर गांव में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों के साथ ही कर्मचारियों को भी सुशासन की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद के दौरान सीएम ने साफ कर दिया कि पिछली सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि आयुष्मान योजना के जरिए 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। अस्पतालों में दवाइयों की मात्रा बढ़ाई जाएगी। हमारी जितनी भी योजनाएं, सारी योजनाएं चलेंगी। हमारी आयुष्मान योजना 25 लाख तक का इलाज कराने के लिए हमने आज इसको किया है और 25 लाख रुपए तक का हम इसमें इलाज कराने का काम करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने पुरानी सरकार की सभी योजनाओं को जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। राजस्थान में प्रत्येक प्रदेशवासी को 25 लाख रुपए तक का इलाज पहले से ही निःशुल्क मिल रहा है। अब यह योजना आगे बढ़े, इस पर निर्णय तत्काल सरकार को लेना चाहिए और आदेश निकालने चाहिए। साथ ही जो पूर्व से योजनाएं हैं, कर्मचारियों के लिए ओपीएस, किसानों को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क, उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क, इसके अलावा जो RGHS की योजना है जिसमें निःशुल्क दवा सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, इस तरह की तमाम योजनाएं हैं। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति किलो दूध उत्पादन पर जो बोनस दिया जाता है, इन सब योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लेते हुए सरकार को आदेश पारित करना चाहिए और जनता को तुरंत अवगत कराना चाहिए। सुशासन दिवस के मौके पर सीएम ने पुरानी योजनाओं को जारी रखने का ऐलान किया। फ्री दवाई योजना में दवाइयों को बढ़ाने का भरोसा दिया। ऐसे में उन सवालों के जवाब मिल गए हैं जिनमें लोगों को डर था कि कहीं नई सरकार पुरानी योजनाओं को बंद न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूरू के सरदार शहर से एक बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर दलित की मौत मामले में अपडेट सामने आया है। विरोध में आज बाजार बंद रहेगा। सर्व समाज संघर्ष समिति ने ये बंद बुलाया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग, परिजनों को 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने की मांग, घायल को 5 लाख का मुआवजा देने की मांग की गई है। तो दलित की मौत मामले में ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। परिजनों को 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने की मांग की गई है। घायल को 5 लाख का मुआवजा देने की मांग की गई है। चूरू के सरदार शहर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विरोध में आज बाजार बंद रहेगा। दलित की मौत मामले में ये बड़ा अपडेट, सर्व समाज संघर्ष समिति ने बंद बुलाया। देखिए, बाजार बंद का निर्णय सभी जो आज मीटिंग में यहाँ धरने पर निर्णय लिया कि कल बाजार बंद रखेंगे और जो हमारी मांग थी इस पर सहमति नहीं बनी, इसलिए कल का धरना और फिर आगे का कल तय करेंगे क्या प्रोग्राम रहेगा आगे का। 5 मांग थी, मुख्य मांग थी। एक तो जो पीड़ित मृतक है इसके परिजनों को 1 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि, परिवार में 1 जने को नौकरी और घायलों को, जो घायल व्यक्ति है इसका मुकदमा 307 की धारा में दर्ज किया जाए। दोषी पुलिस अधिकारी है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
दलित की मौत मामले में ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। सर्व समाज संघर्ष समिति ने आज बंद बुलाया है और विरोध में आज बाजार जो है वो बंद रहेगा। विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। सारा समाज एक जगह पर इकट्ठा हुआ है। विधायक भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी बातचीत की और साफ तौर पर जो परिवार है उसे मुआवजा देने, सरकारी नौकरी और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग जो है की जा रही है। परिजनों को 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने की मांग, घायल को 5 लाख का मुआवजा देने की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि जो दलित युवक की मौत हुई है वो और उसका दोस्त दोनों ही खेत में काम करने के लिए गए थे, लेकिन तभी जो वहां से गुजर रही हाई वोल्टेज तार है वो जमीन पर गिरी थी और चोरी के शक में दोनों को गार्ड्स के द्वारा पीटा गया था। अलवर जिले के केडली पुलिस थाना क्षेत्र के एक कस्बे में 3 युवकों ने नाबालिग लड़की का अपहरण किया। तीनों आरोपियों ने शराब पी और नाबालिग लड़की को भी शराब पिलाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। केडली पुलिस थाने में नाबालिग की मां की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप का ये पूरा मामला जो है सामने आया है। कट्टे के बल पर गैंगरेप की कोशिश, 3 युवकों पर अपहरण कर गैंगरेप का आरोप लगा है। फिलहाल जो नाबालिग है उसका मेडिकल कराकर इस पूरे मामले पर जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। कि मां ने जो है प्रकरण दर्ज करवाया है कि उसकी बच्ची का जो है अपहरण करके जो है 3 व्यक्तियों के द्वारा उसके गलत काम किया गया है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और श्रीमान शिव साहब कठुंबर जी अनुसंधान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रामपुरा के होलसेल मार्केट में दिन दहाड़े 2 मोबाइल चोरी हो गए। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले संदिग्ध युवक का चेहरा सीसीटीवी में कैद हो गया। पीड़ित आशीष जैन ने रामपुरा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बाद स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश भी व्याप्त है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि एक अनजान युवक आया और उनके कर्मचारी का 2 मोबाइल चोरी करने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। फिलहाल रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। एक राहगीर अनजान लड़का रास्ते चलते आया और थोड़ा हमारा इसको देखा कि भाई वहां पर सुनसान सा लगा उसे, और सुनसान लगकर वो घर में अंदर घुस के 2 मोबाइल ले गया और फटाफट लेकर निकल गया। और वो बिल्कुल नया था, अपरिचित व्यक्ति था यहाँ पर। भीलवाड़ा के चतरपुरा गांव में फसल की सिंचाई के लिए मोटर लगाने गए किसान मोटर सहित बंद पड़ी पानी से भरी खदान में गिर गया, जिसके बाद करीब 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम द्वारा किसान का शव खदान से बाहर निकाला गया है। तब जाकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने राहत की सांस ली। वहीं पुलिस ने शव को स्थानीय अस्पताल में स्थित मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो एसडीआरएफ की टीम ने खदान से शव बाहर निकाला। आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वही खदान थी जहां पर किसान डूब गया था और जिसके 36 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने खदान से शव बाहर निकाला है। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। आपको बता दें कि 36 घंटे लगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में और आखिरकार सफलता मिली, लेकिन तब तक युवक की जान जा चुकी थी। और दरअसल आपको बता दें कि यहाँ से पानी निकालने के लिए, मोटर लगाने के लिए किसान गया हुआ था और इस दौरान पैर फिसलने से किसान जो है इस खदान में गिर गया और उसकी जान चली गई है। 36 घंटे से लगातार एसडीआरएफ की टीम खदान में तलाशी अभियान चला रही थी
और आखिरकार 36 घंटे बाद जो है एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है और जो किसान का शव है वो बाहर निकाल लिया गया है और उसे अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। आगे की अब इस पूरे मामले पर जांच जारी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ठंड ने एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ा दी है। राजस्थान में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। मौसम लगातार करवट बदल रहा है और घने कोहरे के साथ ठंड ने सितम ढा रखा है और प्रदेश भर में पारा गिरने से ठंडक बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे तापमान गिर गया है। तो लगातार घने कोहरे की वजह से ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। ठंड ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। प्रदेश भर में पारा गिरा है। हालांकि दिसंबर के इस पूरे महीने में बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये कोहरा जो है वो अधिक घना देखने को मिल रहा है और कई शहर ऐसे हैं जहां पर 10 डिग्री से तापमान गिरा हुआ है। घने कोहरे के आगोश में श्रीगंगानगर लगातार तीसरे दिन भी और श्रीगंगानगर में कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से श्रीगंगानगर की आबोहवा में ठंडक बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट किया था जारी। रबी की फसल सहित कीनू और गाजर के लिए फायदेमंद है कोहरा। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन भी गड़बड़ा गया है। तो तापमान चूरू का आप देख सकते हैं 8 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर का भी 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कोटा से ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ है। भीलवाड़ा से राहुल कौशिक हैं। श्रीगंगानगर से अशोक कुमार हमारे साथ है। सबसे पहले अशोक आपके पास आऊंगी। श्रीगंगानगर में मौसम इस वक्त कैसा है, क्योंकि तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बिल्कुल ममता, देखिए पिछले दिनों जैसे ही प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, बादलवाई बनी, तो एकाएक दिनों रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन दूसरी ओर पिछले 2 दिनों से जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले में कोहरा छा रहा है, उससे एक बार की फिर मौसम में ठंडक घुल गई है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी मामूली गिरावट का दौर भी शुरू हो गया है। आज लगातार तीसरे दिन की हम बात करें तो देखिए श्रीगंगानगर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि जिला मुख्यालय पर यह कोहरा उतना घना नहीं है जितना घना हमने कल देखा था। अभी हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए श्रीगंगानगर के अंबेडकर चौक से रविंद्र पथ की ओर जाने वाले मार्ग पर कोहरा देखा जा सकता है और विजिबिलिटी जो आज की है वो लगभग 50 से 100 मीटर के आसपास बनी हुई है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहां पर ये कोहरा काफी घना हो जाता है और विजिबिलिटी भी काफी प्रभावित होती है, जिसका असर कल न केवल बसों के संचालन पर पड़ा बल्कि रेलों के संचालन पर भी काफी असर दिखा गया और लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही थी। आज की भी बात करें तो कोहरे की वजह से ट्रेनें काफी देरी से चल रही है। साथ ही साथ जिन लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किसी काम के लिए, नौकरी के लिए या बस या ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वो अपना पूरा इंतजाम करके निकलते हैं। आप ये देख भी पा रहे होंगे कि इस समय श्रीगंगानगर के अंबेडकर चौक पर ये कुछ सफाई कर्मी हैं जो अलसुबह जल्दी निकलना होता है, ये अलाव और तंदूर का सहारा लेते हुए अपने आप को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रात के तापमान में एक बार फिर से मामूली गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। रात के समय गलन बनी हुई है, तो दूसरी ओर जिस तरह से खेतों में खड़ी हुई रबी की फसल है उनके लिए न्यूनतम तापमान और कोहरा काफी फायदेमंद होता है। खास तौर से किन्नू और गाजर के लिए भी ये मौसम काफी खुशगवार होता है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आप लोग ठंडक भरी इस सर्दी के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप बने रहिए। राहुल कौशिक भीलवाड़ा से हमारे साथ है। राहुल, भीलवाड़ा का मौसम कैसा है? वहां पर तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से भीलवाड़ा में मौसम ने करवट बदली है। सर्दी ने अपने पूरे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। चंद दूरी पे भी वाहनों को, लोगों को देखना बहुत ही मुश्किल है। कल यही कोहरा 10:30 बजे तक रहा था और ये लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है। आज कल से ज्यादा कोहरा है। तापमान 8 से 10 डिग्री न्यूनतम रहा है। अभी भी जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस है। लोग अपने घरों से निकलने से पहले कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, तप लगाए जा रहे हैं, अलगाव लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग बाग गर्मी का एहसास ले सके और कहीं ना कहीं लोग सर्दी से बचने के उपाय भी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो वाहन आ रहे हैं उनकी लाइटें जली हुई है और
विजिबिलिटी कहीं ना कहीं पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बात करने की जो मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, युवा हैं, इतनी सर्दी में मॉर्निंग वॉक पर निकले आप? ये मॉर्निंग वॉक पर हम निकले हैं, हमेशा तो 6 बजे निकलते, इस बार कोहरा होने की वजह से हम 7 बजे निकल पाए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार कोहरा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मतलब जिस तरह से हम कुल्लू मनाली में घूमने के लिए जाते हैं ना, उस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल, देखिए बहुत ठंड है और वो साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर नजर भी आ रहा है। ओम प्रकाश संवाददाता कोटा से हमारे साथ है। ओम प्रकाश, कोटा में मौसम कैसा है, क्योंकि 11 डिग्री सेल्सियस वहां पर भी इस वक्त तापमान बताया जा रहा? देखिए, प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह कोचिंग नगरी में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। सर्दी और ठंड का सितम जारी है। पारा जो है न्यूनतम 9 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है। हालांकि शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में तापमान में अलग अलग जो है गिरावट देखने को मिल रही है। शहर के ही स्टेशन सहित आसपास के जो इलाका है वहां तापमान काफ़ी कम देखने को मिलता है। 6 और 7 डिग्री तक तापमान वहां देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ चंबल के किनारे बसे कोटा में चंबल के आसपास की बस्तियों में तापमान काफ़ी कम होता है। नदी नाले जहाँ होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठंड का असर वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। विजिबिलिटी मात्र 300 मीटर की कही जा सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान के बाद जो है दोपहर बाद में लोगों को जो है राहत मिलती है। धूप जब खिलती है तब लोग घर से बाहर जब निकलते हैं। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राहुल, आपका भी, अशोक आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरों से रूबरू करवाने के लिए। तो ठंड का सितम इस वक्त लगातार बरकरार है और लोगों को ठंडक इतनी महसूस हो रही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बनी रहिए हमारे